सभी साथियों को लर्निंग विद दुर्गेश तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत कि आप इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं कि आज जो मैं आपके बीच लाइव हुआ इसका एकमात्र उद्देश्य है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो 34 साल के बाद एक दस्तावेज जो प्रारूप था, अब वो एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बन चुका है और उस पर कैबिनेट के हस्ताक्षर हो चुके हैं। अर्थात कैबिनेट के हस्ताक्षर होने के बाद अब उसे संसद के सदन में रखा जाएगा, फिर वहाँ से पारित होने के बाद एक विधेयक के रूप में एक कानून का रूप धारण कर लेगा और वो पूरे भारत में लागू हो जाएगा। अभी तक आप सभी को बहुत सारी चीज़ें नई शिक्षा नीति से संबंधित जो चीज़ें थी वो आप सभी को विदित हो गई। यहाँ तक कि उन सभी साथियों का जो 69 शिक्षक भर्ती में थे या उन सभी भावी अध्यापक जो लगातार एक अध्यापक बनने का सपना संजोए हुए थे, उसके साथ साथ आप उन सभी साथी मित्र जो आगामी शिक्षक बनना चाह रहे थे या जो वर्तमान में शिक्षक हैं या अभिभावक हैं, इन सभी के साथ साथ 130 करोड़ जो जनसंख्या है, जो 130 करोड़ लोग हैं, वह भी इस नई शिक्षा नीति का तहे दिल से स्वागत और इंतजार कर रहे थे। इनमें क्या खूबियां हैं और यकीनन मैंने अभी तक जितनी अध्ययन किया, क्योंकि जब से शिक्षा नीति आई हुई थी, एक मिनट आप लोग शेयर कर दीजिए पहले, मैं भी शेयर कर देता हूँ। वेट, सबसे पहला काम आप लाइक और शेयर कर दें अपने सभी ग्रुपों में, ताकि हम लोग आप लोग सभी लोग फटाफट शेयर कर दें ताकि अन्य सभी लोगों साथी मित्रों तक ये पहुंच जाए। सबसे पहला काम आप करिए, शेयर कर दीजिए। मैं शेयर कर दे रहा हूँ, फिर मैं एक एक टॉपिक पर आपके जवाब दे रहा हूँ। चलिए अब मैं बिना समय गंवाए शुरू करता हूँ आज के इस, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसमें सबसे बड़ा सवाल है उन नए अभ्यर्थियों के लिए जो एक शिक्षक बनना चाह रहे थे। इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। पहले तो मैं उस बातों को स्पष्ट कर दूं कि शिक्षा नीति आई है 2020 की, ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण शिक्षा नीति है। ऐसी शिक्षा नीति को भारत में एक बड़ी ज़रूरत थी, उसे ज़रूरत के रूप में हम और आप सजोए हुए थे। लेकिन ये जो शिक्षा नीति आई है, ये वर्तमान आने वाले आसपास के जो देश हैं उन सभी को देखा जाए तो एक उज्जवल भारत के साथ साथ भविष्य निर्माता के रूप में देखा जा रहा है। इस शिक्षा नीति एक बड़ी बात खोला, जैसे मैं वो सभी साथी जो एक शिक्षक हैं और वह जो यूट्यूबर हैं, जो कोई संस्था चलाते हैं या ऑलरेडी यूट्यूबर हैं कोचिंग के, उन सभी के लिए मैं महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। उनको पॉइंट पे नोटे करते जाएंगे तो उनके लिए काम हो जाएगा। पहली, इस शिक्षा नीति को देखते हुए एक बात स्पष्ट हो चुका है कि वर्तमान में भविष्य में एक बड़ी शिक्षक भर्ती की आयोजन की जाएगी और जिसके लिए आपके लिए डिप्लोमा, डिग्री या 2 वर्षीय प्रशिक्षण की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। उसके साथ साथ जो एलिजिबल होंगे अर्थात टेट सीटेड जिनके क्वालिफाई होंगे, वो आगे चलकर शिक्षा का रूप धारण करेंगे। सबसे पहला सवाल, मैंने जब इस बात के लिए आप सबके बीच आया कि मुझे लाइव होना है, तो कुछ लोगों ने पहले प्रश्न दिया था, उनके प्रश्न आप जल्दी पूछ लीजिए। पहला, इंटरव्यू होगा या नहीं? मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो शिक्षा होती है ये समवर्ती सूची का विषय होता है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें अपना कानून बनाती हैं, प्रावधान बनाती हैं, लेकिन यह जो शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति पूरे भारत के लिए बनी है और इसको फॉलो करेंगी पूरे भारत में सभी राज्य के द्वारा। किंतु जो भर्ती प्रक्रिया होती है वे सभी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, 2 तरह की हमारे भर्ती प्रक्रिया होती है। तो राज्य सरकार अपने शिक्षक भर्ती अपनी नियमावली से करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी नियमावली से करेगी। इसलिए अभी तक ज्ञात तथ्यों के आधार पर मैं आपको पूर्ण रूप में स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि अब आने वाली भर्ती परीक्षाओं में इंटरव्यू जैसी जो लगातार अफवाहें चल रही थी, अभी तक इस शिक्षक भर्ती में इसका कोई भी स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला है। और यकीनन जितने भी राज्य हैं अपने अपने यहाँ, ठीक है, अपने अपने राज्यों में जिस प्रकार से शिक्षक भर्ती का आयोजन करते थे उस तरह से वह आगामी शिक्षक भर्ती का आयोजन करते रहेंगे। मतलब जैसे टेट सीटेट एलिजिबिलिटी था उसके आधार पर, उसके बाद जो अगला चरण था आपका सुपर टेट, जैसा उत्तर प्रदेश में आयोजित हो गया था, वहाँ पे ये राज्य की जो शिक्षक होते थे, हमारे उत्तर प्रदेश की जो विधि थी वह इसी विधि पर चलती रहेगी। जबकि सेंट्रल की बात करें, जैसे केवीएस की बात करें तो 1260 विद्यालय पूरे भारत में है, तो केवीएस में इंटरव्यू प्रोसेस था, लेकिन अभी तक यहाँ पर नहीं है, तो वहाँ पर उनके अलग, यहाँ पे इनके अलग होंगे। यह बातें एकदम स्पष्ट हो गई कि अब भविष्य में उत्तर प्रदेश में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो जो इंटरव्यू का एक प्रारूप में दिखाया गया था, अब उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए इंटरव्यू साक्षात्कार की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रारूप को यहाँ तक लाने के लिए लगभग 2.5 लाख लोगों का राय लिया गया था, जिसमें हमने भी राय दिया था और बहुत सारे साथी मित्रों ने इस पर राय दिया था। सरकार को मेल के द्वारा सूचित किया गया था कि वह साक्षात्कार को हटा दे, वरना यह भेंट जो भर्ती शिक्षक की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ सकती है। इस प्रकार एक बात स्पष्ट हुआ कि यहाँ पर पहली जो चीज़ थी कि अब
शिक्षक बनने के लिए साक्षात्कार देना पड़ेगा, यह प्रावधान हट गया। दूसरी प्रावधान, सैलरी को लेकर एक प्रश्न आ रहा है कि नई शिक्षक नीति आने के बाद सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं पहले आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा अगर सैलरी की बात करें तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से सबसे ज़्यादा, ठीक है, अगर सैलरी मिलती है तो उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को मिलती है। शायद आप लोग को नहीं पता होगा, प्राथमिक विद्यालय अपर प्राथमिक के जो अध्यापक होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा सैलरी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद देता है। जी हाँ, अगर आपको मेरी बात को स्पष्ट करना हो, अन्य राज्यों की जो सैलरीशिप है उससे आप देख लीजिए, खासकर बिहार की, झारखंड की, वहाँ की सैलरी और यहाँ की सैलरी में काफ़ी इजाफा है। दूसरा प्रश्न एक आ रहा है, क्या उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना आईएएस बनने के बराबर है? इस प्रश्न का भी जवाब मैं आपको देना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में पीसीएस के कुछ पद को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी पद हैं सबको प्राथमिक अध्यापक के बराबर ग्रेड पे है और उनका वेतनमान है। मतलब अगर लोअर पीसीएस की बात करें तो लोअर पीसीएस की जितनी ग्रेड पे है, जितना वेतनमान है, उतना प्राथमिक विद्यालय के टीचर से कम है, माने प्राथमिक विद्यालय के टीचर उनसे ज़्यादा है। माने लोअर पीसीएस बनना, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में लोअर पीसीएस बनना जितना वेतन है उससे ज़्यादा वेतन आपको प्राथमिक टीचर बनने में। जितना पीसीएस के कुछ पद को छोड़ दिया जाए अपर पीसीएस के, तो बाकी पद की सैलरी या तो अध्यापक के सैलरी के बराबर है या तो कहीं कहीं आपको कम में भी मिल जाएगी। तो यह बड़ा सोचने योग्य है। तो जो इस तरह के आरोप लगा रहे थे कि अब आईएएस पीसीएस बनना आसान है, तो जी नहीं, आपको वेतन जो है वो पीसीएस के बराबर एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक को मिलता है। अगला सवाल आपका, इंटरव्यू होगा कंफर्म है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है और आगे भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो शिक्षक होता है वह सी श्रेणी में आता है और हमारे पूरे भारत में सी श्रेणी में जो सी ग्रेड की नौकरी है वहाँ पर से इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार को हटा दिया गया है। इसलिए अब 4200 ग्रेड पे जो है वेतनमान जो सहायक अध्यापक का है वहाँ पर इंटरव्यू का प्रोसेस नहीं रहेगा। इस तरह अभी तक जो बेसिक जो शिक्षा नीति 2020 आई है, जितना मैंने पढ़ा, क्योंकि हो सकता है मुझे लाइव आने में विलम्ब हो गया, तो लोगों को लग रहा होगा कि दुर्गेश सर, क्योंकि मैं उस तथ्यों को पूरा अध्ययन कर रहा था कि हर एक बिंदु को, हर एक पॉइंट को मैंने नोट किया और उसके आधार पर। दूसरा, अब जो प्रशिक्षण है उसे अलग अलग नामों से न जानकर उसे एक नाम से जाना जाएगा। मतलब अब जो बीएलएड जैसे बीटीसी जो है या डीएलएड जो है वह भी अपर प्राइमरी की परीक्षाएं अब आसानी से दे पाएंगे। मतलब अब उनके लिए जो एक रास्ता बना हुआ था कि अब वो क्या करेंगे, क्या वो प्राथमिक में ही दे पाएंगे और जो बीएड किया वो 1 से लेकर 12 तक की परीक्षा में सम्मिलित हो पाएगा। इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह जो था उस पर भी जल्दी पर्दा उठेगा और यह बात भी स्पष्ट होगी कि जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं वो भी आगामी जो भर्ती में, जैसे अपर प्राइमरी आपने देखा होगा, जूनियर प्रधानाध्यापक और अन्य जो अध्यापकगण हैं वहाँ करीब पद दे सकते हैं। अभी आपने देखा होगा 4000 जो प्रधानाध्यापक के पद और जूनियर के पद आ रहे थे उनमें डीएलएड और बीटीसी को सम्मिलित किया गया था। इससे यह बात भी पूरी तरह से स्पष्ट होता है। सबसे पहला काम, इस वीडियो को आप लोग सभी साथी मित्र को शेयर कर दीजिएगा। मैं एक अध्यापक और एक अभ्यर्थी के रूप में मैं आपके सामने आया हूँ, मैं एक यूट्यूबर के रूप में नहीं आया हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर आपको अलग अलग तरह के तथ्य बताएंगे, अलग अलग तरह के लोग बताएंगे, तो उनका मानना क्या है वो मैं नहीं जानता। मैं हमेशा उन्हीं चीज़ों को लेकर आता हूँ जिस पर मैं जानता हूँ, मैं सहमत हूँ। कुछ लोग इस पर भी अपने ज्ञान देने के लिए आएंगे, ठीक है, जो कुछ ज्ञान देने के लिए आएंगे, तो ऐसे ज्ञानचंद इससे हमारे वीडियो से दूर रहिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको सही चीज़, सही न्यूज़ आप तक पहुँचाना था, ना कि आपको भ्रम जाल में रखना। इंटरव्यू अभी तक नहीं होगा जब तक निमौली में बेसिक शिक्षा परिषद की नियमावली में कोई संशोधन नहीं होगा, तब तक साक्षात्कार इंटरव्यू का कोई प्रावधान उत्तर प्रदेश के आगामी किसी भी पीआरटी के एग्जाम में नहीं होगा। इसे नोट डाउन करके रख लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। हो सकता है भविष्य में आप आरोप प्रत्यारोप करने वाले जो हैं वो हमारे साथ कर सकते हैं। दूसरी बात, परीक्षा का जो मानक था उसकी कठिनाई स्तर को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अब परीक्षा का जो प्रावधान है, जो भर्ती का प्रावधान है, वो कई चरणों से होकर गुजरेगा। कई चरण गुजरने के साथ साथ अब जो आपको नियुक्ति का प्रोसेस था वो भी कई चरणों में अब मिलेगा। अब पीआरटी के लिए जो हम होते थे, अपर प्राइमरी के लिए होते थे, उन सभी में भी अब एक नई नियमावली गठन होगा और वो नियमावली जो है राज्य सरकार अपने यहाँ संशोधित करके हम आप तक पहुँचाएंगी, सेंट्रल की जो है वो सेंट्रल पहुँचाएंगी। मतलब दोनों अपना, राज्य सरकार अलग और स्टेट गवर्नमेंट अलग, माने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपने अपने नियमावली में संशोधन करके जल्दी हम आपको अवगत करा दी जाएगी कि अगली भर्ती क्या होगी। लेकिन एक बात और, यूपी टेट और सी टेट का 1/4 नहीं जुड़ेगा अभी तक। अगर ऐसा होता है तो एक चीज़ और आपको फायदा होगा कि आपका सुपर टेट तब नहीं होगा, क्योंकि अगर सुपर टेट अर्थात शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा एमसीक्यू अगर कराते हैं तो वहाँ पर 1/4 नहीं जोड़ा जाएगा। यह बात आप लोग स्पष्ट रूप से जानते रहेगा। कुछ कोचिंग संस्था के द्वारा, कुछ यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सभी को गुमराह किया जाएगा, ताकि उन आने वाले अभ्यर्थी
जो खासकर 17 बैच के अभ्यर्थी हैं डीएलएड के या 18 बैच के, उन्हें ताकि उनके यहाँ कोचिंग ज्वाइन करें, क्योंकि सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं तो कोचिंग ज्वाइन करें, इसलिए उनके अंदर डर का माहौल पैदा करने के लिए ये 1/4 का कहा जा रहा है। 1/4 नहीं जुड़ेगा, उसका कई कारण है। पहला कारण ये है कि जो अगली भर्ती मेरिट होती है यूपी टेट और सीटेट की, वह पे 10% EWS नहीं है, और EWS न होने पर, क्योंकि वह भर्ती परीक्षा न होकर एक पात्रता परीक्षा है, इसलिए उसे भर्ती परीक्षा का मानक अभी बनाया नहीं जा सकता। अगर बनाया जाएगा तो सुपर टेट को हटाया जाएगा। तो इन सारी बातों को मैंने स्पष्ट कर दिया। और एक बात और रखिएगा ध्यान से, अब इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप में सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपके सभी प्रश्नों का जवाब पूरी तरह से स्पष्ट दे दिया। अब आते हैं पेमेंट सैलरी के आधार पर। जब पेमेंट की बात यहाँ पर जुड़ती है तो एक और बात यहाँ पर आती है, अब आपको कार्य के वेतन के आधार पर मिलेगी। मतलब यहाँ पर अब PRT में है, PRT में 2 सेक्शन होगा, PRT में 2 सेक्शन होगा, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2। माने जहाँ पे एक आंगनवाड़ी के नाम से जानेंगे, दूसरा कक्षा 1-2 के नाम पे जानेंगे, फिर उसके बाद अब प्राइमरी, फिर अपर प्राइमरी की तरफ बढ़ेंगे। माने अब जो क्राइटेरिया बन रहा है उसके आधार पर आप वेतन मान मिलेगा। माने ऐसा तो है नहीं हवलदारी करके आप SSP के बराबर वेतन लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब आपके जिस आधार पर जिस पर आप कार्यरत होंगे उसी के आधार पर आपको वेतन प्राप्ति होगी। मतलब ये प्रोसेस जो है अभी यह कानूनी जमा नहीं पहना है। कानूनी जमा पहनने के लिए जो ये मसौदा है जिस पर कैबिनेट का हस्ताक्षर हो चुका है, ये संसद में रखा जाएगा, और संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद जब इस पर राष्ट्रपति का मुहर लग जाएगा, जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर लग जाएगा, तब यह प्रारूप पूरे भारत में लागू होगा। तो मैंने आप सभी के सभी प्रश्न का जवाब दे दिया, खासकर इस शिक्षक भर्ती को लेकर। मैं उम्मीद करता हूं अब आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटा होगा, कोई प्रश्न नहीं बना होगा। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल इलेनी दुर्गेश पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, हो सकता है आपको अन्य चीज़ें आपके लाभ के लिए मिल जाए। दूसरी चीज़ बात, अगर आप इसे फेसबुक पेज पे इलेनी दुर्गेश पर देख रहे हैं तो आप इसे लाइक करने के बाद अपने ग्रुप में शेयर करिएगा, अपने पोस्ट पेज पर शेयर कर दीजिएगा, अपने टाइमलाइन पर शेयर करिएगा, ताकि अन्य लोगों के प्रश्नों का जवाब मिल जाए। कल से मेरे पास लगातार कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप आ रहे थे कि सर क्या इंटरव्यू होगा, क्या इंटरव्यू होगा। तो मैं आप स्पष्ट कर दिया कि अभी तक की शिक्षा नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। और यह KVS में है, लेकिन यूपी PRT में ऐसा नहीं है। उसके लिए नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा, और नई नियमावली आएगी तो नई नियमावली का आधार पर होगा। अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक। और आगे सवाल आपका क्या है, अब जल्दी अपने सवाल पूछ लीजिए। डीएलएड प्रमोट होगा, उसके लिए सभी साथी लगे हुए हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस संकट की घड़ी में डीएलएड को प्रमोट किया जाए और प्रमोट करके आगे पहुंचाया जाए। लेकिन सच्चाई क्या है मैं वो भी बता दूं कि जो डीएलएड होता है वह एक प्रशिक्षण होता है, और प्रशिक्षण को किसी भी यथा स्थिति में प्रमोट नहीं किया जा सकता। जैसे अगर आप सैन्य प्रशिक्षण ले रहे हो तो क्या यथा स्थिति में आपको बंदूक चलाने की जगह बंदूक चलाने का प्रशिक्षण ले रहे हैं तो आपको स्थिति ऐसा हो जाए कि आपको बंदूक प्रशिक्षण छोड़कर आपको गोला बारूद की प्रशिक्षण दिया जाए या फाइटिंग प्लेन उड़ाने की प्रशिक्षण दिया जाए, तो ऐसा होना थोड़ी सी मुश्किल है। इसलिए आप लोग को स्पष्ट होना चाहिए कि सरकार के साथ एक समस्या ये आ रही है, ये प्रशिक्षण हो रहा है और प्रशिक्षण को प्रमोट नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि आपको पता है कि जिस समय गर्मी की छुट्टी होती है, ठंडी की छुट्टियाँ होती है, अन्य स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं, लेकिन आपका डीएलएड BTC का कोर्स चलता रहता है, क्योंकि यह प्रशिक्षण है और आप प्रशिक्षित अध्यापक बनते हैं। जी हाँ, इस बात को आप जानते रहिएगा, आप ट्रेनिंग टीचर कहलाते हैं। इसलिए यहाँ प्रमोट को लेकर सरकार के सामने समस्या आ रही है, उसके लिए नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी सेमेस्टर को प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि अभ्यर्थियों के सामने जो भी बातें हैं माननीय सरकार को, PNP को स्पष्ट कर देना चाहिए कि प्रमोट होगा या नहीं, ताकि अभ्यर्थी इस मझधार में न फंसे रहे, उन्हें क्या करना है। और मैं चाहूँगा कि प्रमोट किया जाए और वह लास्ट सेमेस्टर की परीक्षा दें जो है, क्योंकि उनका समय भी जा चुका है और आगामी शिक्षक भर्तियां भी तेज गति से आएंगी, तो उसलिए वो उसमें प्रतिभाग कर सके। इसके लिए उन्हें जल्दी से जल्दी या तो सेमेस्टर की परीक्षाएं करा दी जाए या तो प्रमोट कर दी जाए। जो भी सूचना हो उनके साथ न्यायोचित व्यवहार किया जाए और जो किया जाए तत्काल किया जाए, ठीक है। तो यूपी टेट की नोटिफिकेशन इस संकटकालीन में नहीं आ सकता। मतलब यूपी टेट की जो परीक्षा होनी है वह दिसंबर तक होगी, मतलब दिसंबर 2020 तक होंगी। मैंने पूरी बात स्पष्ट कर दिया। सीटेट 2020 की जो परीक्षाएं हैं वह सितंबर के आखिरी सप्ताह तक होंगी, उसके पहले होने की कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। जी हाँ, अगर आपको बेहतर लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। कुछ चमन क्या कहते हैं उनको, वो लोग भी अपने ज्ञान से अपने ज्ञान देने के लिए आ जाएंगे। ऐसे लोग से दूर रहिएगा आप लोग, जो बातें आपको हैं। और एक बात और, यदि आपका कोई प्रश्न है, यदि
ठीक है। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम दोबारा जब लाइव आएंगे तो मैं आपके सवाल में आपके कमेंट लेकर जरूर आऊँगा। जब तक जो हमारे पास सवाल आए थे मैं उन सभी का निस्तारण लेकर मैं आपके बीच हाजिर हुआ था। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। अगर आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और उसके बाद इसको जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुँचाइएगा। भ्रम जाल से दूर रखिएगा और उन्हें ईमानदारी से पढ़ने के लिए कहिएगा, क्योंकि अब जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें पारदर्शिता को सबसे ज़्यादा ख्याल रखा गया है। माने अब जो भर्तियां होंगी वो पूरी तरह से पारदर्शी होंगी, अच्छे अभ्यर्थियों का चयन होगा, चाहे उसमें इंटरव्यू प्रोसेस या अन्य किसी भी विधि को जोड़ा जाएगा तो उसमें पारदर्शिता रखी जाएगी ताकि अच्छे लोग चुनकर जाएँ। क्योंकि दुर्भाग्य होता है कि बहुत सारे ऐसे अध्यापक बन जाने के लिए होड़ में लगे हैं जिनको परसेंटेज निकालना नहीं आता और वो लोग कहते हैं मैं अध्यापक बन जाऊँगा। इस सिस्टम को खत्म करने के लिए जो आगामी शिक्षक भर्ती की रणनीति बनेगी उस पर खासा प्रभाव होगा। मैं ये चाहूँगा कि आप सभी जो अच्छे अभ्यर्थी हैं उन सभी का चयन हो और अच्छे लोग और अच्छी जगह जाएंगे, वास्तव में उसे स्वर्गपुरी बना देंगे। तो बेसिक शिक्षा का जो हालत है वो जल्दी सुधरने वाला है। तो मैं चाहूँगा आप लोग अपना बेहतर देते रहें। कंप्यूटर की जो भी विज्ञप्ति आएगी वो आपको यथासंभव यथास्थिति में बता दी जाएगी, इसलिए आप लोग परेशान ना हो। विज्ञापन का इंतजार करने की जगह आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जल्दी सफल होंगे। ठीक है। नई भर्ती कब आएगी? जब तक अगली यूपीटीटी नहीं हो जाएगी तब तक नई पीआरटी में वैकेंसी का है वो विज्ञापन नहीं आएगा। और जो साथी बाद में जुड़े हैं वीडियो को स्टार्टिंग से देख लेंगे, मैंने सभी प्रश्नों का क्रमवार जवाब दिया है, चाहे 1/4 को लेकर हो चाहे वो किसी चीज़ को, मैं सभी को पूरा स्पष्ट रूप से किया हूँ। ठीक है। किसी ने पूछा 356 क्या है, तो आर्टिकल 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों में जब शासन व्यवस्था फेल हो जाती है उस दशा में इसका प्रावधान इसका इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है। और कोई सवाल आपका? अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। ठीक है। कोई 3 साल का अच्छा 3 साल का कौन सा प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं मैं आप समझ नहीं पा रहा हूँ। पूरी बातें स्पष्ट रूप से लिखें ताकि मैं आपकी बात समझ सकूँ, क्योंकि 3 साल आप किस बात को लिख रहे हैं ये बातें आप पूर्ण रूप में स्पष्ट करें, मैं पूरा आपको स्पष्टीकरण दूंगा। ठीक है। 69,000 की आर्डर लिखी जा रही है, जल्द से आर्डर लिखने के बाद रिलीज होगा सुप्रीम कोर्ट से माननीय, उसके बाद फिर माननीय सरकार नियमावली के तहत और काउंसलिंग कराकर जो भी नया उनका फैसला जजमेंट होगा उसी के आधार पर, निर्णय के आधार पर माननीय सरकार काम करेगी, 69,000 को नियुक्ति पत्र देगी। ठीक है। और कोई सवाल आपका? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद असली का। पीआरटी में 3 ईयर का प्रावधान का मतलब है 3 ईयर जो स्कूलिंग होगी। जैसे हमारे यहाँ पहले LKG UKG हुआ करता था, उसके बाद कक्षा 1 में जा रहे थे, तो उसी को भाषा बदल दिया गया और एक नए तरीके से आपके सामने पेश किया गया है। ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोग लगातार प्रश्न आ रहे हैं कि जो प्रश्न आ रहे हैं मैंने उसका जवाब दे दिया है, तो स्टार्टिंग से वीडियो को देख लेंगे, सारे आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि ये लाइव क्लास चल रही थी और आप बाद में कभी अभी कोई आएगा फिर कोई आएगा तो कोई इंटरव्यू को लेकर पूछेगा, कोई कुछ पूछेगा, तो मैंने सारे प्रावधान जो थे मैंने स्पष्ट रूप से बता दिए। ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं हम, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। जो हाँ जूनियर की वैकेंसी आफ्टर सीटेड आएगी, उसके पहले नहीं आएगी। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। मैंने सारे तथ्यों को स्पष्ट कर दिया है और आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और यदि आपको इसके अलावा कोई प्रश्न रहता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। जो भी साथी यूट्यूब चैनल लेनी विद दुर्गेश, फेसबुक पेज लेनी विद दुर्गेश पर कमेंट कर रहे होंगे, कमेंट का जवाब हम अगली वीडियो में जब आएंगे तो लेकर आएंगे। मैं लगातार नई शिक्षा नीति 2020 का गहन अध्ययन कर रहा हूँ। जैसे मुझे जो अभी तक तथ्यात्मक चीज थी मैंने आपके सामने स्पष्ट किए। इसके अलावा यदि कुछ संशोधित तथ्यों के साथ मुझे कुछ अन्य आंकड़े मिलते हैं मैं पुनः आपके बीच लाइव आऊंगा और मैं अपने तथ्य को आपके सामने रखूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको सच्चाई से अवगत कराना है। क्योंकि आप एक अभ्यर्थी है और अभ्यर्थी क्या हो सकता है मैं उस बारे में पूरी तरह से बता दिया। ठीक है। मैं इस समय केवल फेसबुक पेज पे लाइव हूँ, इसलिए आपको फेसबुक पेज पे दिख रहा है। यूट्यूब पे लाइव रहूंगा तो यूट्यूब पे दिखेगा, क्योंकि इस समय मैं केवल अपने फेसबुक पेज इलेनी विद दुर्गेश पर लाइव, उसके बाद हम स्टडी विद दुर्गेश सर पे होंगे, फिर इलेनी विद दुर्गेश पे कमसा होंगे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय। ठीक है। चलते हैं, तब तक वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। आप लोग सभी साथियों को पहुंचा दीजिएगा। सभी लोग ये जान जाए कि इंटरव्यू का प्रोसेस क्यों नहीं होगा, क्या कारण है, और अभी यह प्रारूप संसद में भी रखा जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही यह कानूनी जामा पहनेगा। मतलब अभी भी इसमें संशोधन किया जा सकता है। इस बात के लिए एकदम बेफिक्र रहिएगा कि जो ये मसौदा है, लेकिन प्राय ये होता है कि जो सरकारी विधेयक होता है उसमें संशोधन नहीं हो पाता। संशोधन का मतलब क्या है, वो पूर्ण बहुमत से पारित हो जाती है। इसके लिए मैं एक वीडियो और लाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा संविधान का कुछ तथ्य जो आपने पढ़ा होगा, तो उसको जोड़कर आप इस तक पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है।